हेलो दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के डिटेल थ्योरी के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो सेशन में हम हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन टेस्ट में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला डियर हुक का नियम। तो डियर हुक्स लॉ पढ़ने के पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई मेंबर है और इस मेंबर के एंड पर हम ये कोई लोड लगा रहे हैं। चूंकि ये मेंबर जिसकी इनिशियल में लेंथ L थी, जब ये लोड नहीं लगा था तो इनिशियल लेंथ कितना थी डियर? L थी। आफ्टर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स F, मेंबर विल बी डिफॉर्म। हुआ क्या कि ये जो है इसकी लेंथ बोथ साइड बढ़ गई। अगर हम इसके किसी क्रॉस सेक्शन पे मान लेते हैं, यहां मिड में कोई क्रॉस सेक्शन ले लें, इस पर ध्यान दें, तो होगा क्या कि अगर यहां दो मॉलिक्यूल्स थे तो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो थी वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। और हमको पता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। और मॉलिक्यूल्स के बीच की अगर तुम दूरी बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने बीच की दूरी बढ़ने का अपोज करते हैं। जैसे अगर इनको हम पकड़ करके खींचेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स पास आना चाहेंगे। इसका जस्ट उल्टा, अगर मॉलिक्यूल्स को दबाएंगे तो वो क्या होंगे? दूर होना चाहेंगे। ठीक, तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये जो बाहरी फोर्स आ रहा है इसके अगेंस्ट में ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रेसिस्टेंस दे रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं डियर? रेसिस्टेंस दे रहे हैं। यानी कि सबसे पहले ये मेंबर है और मेंबर पे क्या आ रहा है? एक लोड आ रहा है। ये लोड जो है ये एक्सटर्नल लोड है। ये कौन सा लोड है? एक्सटर्नल लोड है। एक्सटर्नल लोड की वजह से या फिर एक्सटर्नल लोड या बाहरी फोर्स की वजह से ये मेंबर जो हुआ था वो क्या हो गया था डियर? इसकी लेंथ जो है वो L प्लस डेल्टा L हो गई है। यानी कि एक्सटर्नल लोड की वजह से ये मेंबर जो है वो डिफॉर्म हो गया। उसके बाद बात किया जाए, अब डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए इस मटेरियल के भीतर में क्या आया है? ये जो आया है इसको बोला जाता है रेसिस्टेंस। इसको बोला जाता है रेसिस्टेंस। यानी ये जो आया है वो रेसिस्टेंस आया है। तो हुक का नियम पढ़ने के पहले सबसे पहले समझेंगे आप कि सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले एक्सटर्नल लोड आता है। लोड को रेसिस्ट करने के लिए स्ट्रेस आता है। लेकिन उसके पहले जब लोड लगता है तो क्या आ जाता है? डिफॉर्मेशन आ जाता है। यानी लोड के बाद जो आता है, लोड के बाद जो चीज आती है वो आती है डिफॉर्मेशन। यानी लोड फिर आता है डिफॉर्मेशन। उसके बाद अगर पूछा जाए फिर क्या आता है, तो फिर डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए, डिफॉर्मेशन मतलब बढ़ोतरी अगर हो रही है तो उसको रोकने के लिए इस मेंबर के भीतर रेसिस्टेंस आता है। ठीक, ये क्या आता है? रेसिस्टेंस। दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो सबसे पहले आपका लोड आता है, फिर जो है स्ट्रेन आता है, और उसके बाद क्या आता है डियर? उसके बाद आपका आता है स्ट्रेस। उसके बाद आता है स्ट्रेस। अब देखिए, यानी कि अगर आप कोई भी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं
तो होता क्या है, ड्रा करने का नियम क्या होता है, जैसे y बराबर mx का ग्राफ ड्रा करना है तो x कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पर, y कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पर रखा जाएगा। और लोड डिफॉर्मेशन कर्व अगर इसका बना, अगर y बराबर mx का ग्राफ खींचा जाए तो ये ऐसे सीधा सा जाएगा। देखिए इसमें दो क्वांटिटी है, एक ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है, डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि x को क्या करते हैं आप, पुट करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद मतलब कि सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे एक ब्लॉक बनाते हैं y बराबर mx प्लस c का ग्राफ बनाने के लिए। x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू मिलती है x बराबर 0 पर, y की वैल्यू 0, x बराबर 1 पर, y की वैल्यू m, x बराबर 2 पर, y की वैल्यू 2m। ऐसे होता क्या है, मतलब कि y की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है हमको। ठीक, अगर m का मान लेते हैं 1 होता तो उस दशा में y बराबर 1, y बराबर 2 हो जाता। तो हमें x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिलती है, यानी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो x एक्सिस पर रखी जाती है और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो y एक्सिस पर रखी जाती है। ठीक है ना। तो देखो क्या है कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि लोड पहले आता है, उसके बाद स्ट्रेन आती है, उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेस आता है। तो एक कीवर्ड्स लिखा जाएगा। अगर बात करते हैं लोड डिफॉर्मेशन कर्व में, तो लोड डिफॉर्मेशन में लोड पहले आया है, डिफॉर्मेशन बाद में आया है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर बात किया जाए तो स्ट्रेन पहले आई है, स्ट्रेस क्या आया है, बाद में आया है। तो एक पॉइंट लिखना है आपको, एक पॉइंट ये लिखना है, इसको नोट कर लीजिए डियर। उसके बाद जो है एक पॉइंट लिखना है, लोड डिफॉर्मेशन कर्व में, लोड डिफॉर्मेशन कर्व में लोड डिफॉर्मेशन कर्व में लोड फंडामेंटल, जबकि डिफॉर्मेशन डिराइव होता है। इसी तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर बात किया जाए तो पहले स्ट्रेन आता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेन आप फंडामेंटल, जबकि आपका स्ट्रेस क्या होता है डियर, डिराइव होता है। अब इन सब का मतलब क्या हुआ ये समझिए। इन सब का मतलब ये है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आप बना रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं और लोड डिफॉर्मेशन कर्व बना रहे हैं, तो लोड डिफॉर्मेशन कर्व में लोड जो है पहले आया है और डिफॉर्मेशन जो है वो आपका बाद में आया है। तो लोड x एक्सिस पर और डिफॉर्मेशन y एक्सिस पर रहेगा। यहीं पर जबकि अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व खींचा जाए तो स्ट्रेन जो होगा वो x एक्सिस पर रहेगा और स्ट्रेस जो आपका होगा डियर वो किस पर रहेगा, y एक्सिस पर रहेगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेन x एक्सिस पर और स्ट्रेस आपका y एक्सिस पर रहेगा। इसका जस्ट उल्टा लोड डिफॉर्मेशन कर्व में लोड x एक्सिस पर, डिफॉर्मेशन y एक्सिस पर रहेगा। देखो क्या है कि एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, इसे याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं ये कोई स्टील का, एक स्टील का मेड ऑफ स्टील एक मेंबर है, ये भी स्टील का है और ये भी स्टील का है। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा, फिर से समझिए। जैसे कि मान लेते हैं कि स्टील के दो
स्टील के ही बने हुए दो मेंबर हैं, बस दोनों में फर्क क्या है, उनकी क्रॉस सेक्शन और लेंथ का फर्क है। तो एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर आपका ये है, मेड ऑफ बोथ स्टील, ये भी स्टील का है और ये भी स्टील का है। ठीक, अब देखो दोनों में फर्क क्या है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन का। अगर दोनों का लोड डिफॉर्मेशन कर्व बनाया जाए तो दोनों का, पहले स्टील का, ये वाली स्टील का, इसका 1 नंबर कहा जाए नाम, इसका 2 नंबर कहा जाए, तो दोनों का लोड डिफॉर्मेशन कर्व अलग अलग पाया जाएगा, लेकिन दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो एक ही होगा। इसलिए एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि लोड डिफॉर्मेशन कर्व मटेरियल का कोई प्रॉपर्टी को डिनोट नहीं करता है, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है और हर मटेरियल का अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन इसका और इसका दोनों का लोड डिफॉर्मेशन कर्व की बात किया जाए तो दोनों का अलग अलग होगा। तो इस स्पेशल कमेंट को आप नोट करेंगे। एक ही पदार्थ के बने हुए, लिखेंगे एक ही पदार्थ के बने हुए अलग अलग साइज के मेंबर का लोड डिफॉर्मेशन कर्व एक ही पदार्थ के बने हुए अलग अलग साइज के मेंबर का लोड डिफॉर्मेशन कर्व अलग अलग होता है, जबकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबका एक ही होता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स डियर, इसको आपको याद करना है। यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी भी मटेरियल की एक खास प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोड डिफॉर्मेशन कर्व कोई खास प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक, तो ये हमारा हुआ, मतलब कि अब तक हमने क्या सीखा, कि ये सीखा कि लोड और डिफॉर्मेशन में कौन पहले आता है, लोड पहले आता है कि डिफॉर्मेशन पहले आता है। स्ट्रेस स्ट्रेन अगर बात किया जाए तो उसमें कौन पहले आता है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन में फंडामेंटल कौन है और लोड डिफॉर्मेशन में फंडामेंटल कौन है। इस चीज को हमने क्या किया, पूरी तरह से समझा। अब जो है हुक का नियम क्या है ये देखेंगे। हुक्स ने ये बताया था, देखिए हुक का नियम कहाँ वैलिड होता है ये पेपर में पूछा जाता है, और जो हुक का नियम होता क्या है ये पूछा जाता है। तो हुक का नियम समझेंगे। हुक ने बताया था सबसे पहले इनकी जो मतलब यहाँ पे वो है मान्यता है, वो है कि लोड जो है, लोड ग्रेजुअल हो, लोड अगर ग्रेजुअल हो और तो देखा जाता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है डियर, स्ट्रेन होता है। ये कौन बोला था, हुक ने बोला था। लेकिन कहां तक अगर पूछा जाए तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने ये बोला था विद इन इलास्टिक लिमिट, लेकिन इसको जो है पूरी तरह से फाइनलाइज किया था बंदा, जो वो था वो यंग। तो यंग ने बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कहां तक होता है, तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट होता है डियर। कहां तक होता है, तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक, मतलब कि अनुपातिक सीमा तक अगर बात किया जाए तो स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हुक ने क्या बताया था कि इलास्टिक लिमिट के भीतर, प्रत्यास्था सीमा के भीतर जो है मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है,
एक दूसरे के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसी चीज को सॉल्व किया जाता है तो हुक के नियम अनुसार स्ट्रेस बराबर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है इनटू स्ट्रेन होता है, और ये कांस्टेंट जो है यही क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। और इसकी यूनिट अगर बात किया जाए तो इसकी यूनिट और बीमा अगर बात किया जाए, यूनिट और बीमा अगर बात किया जाए तो ये जो होता है यूनिट और बीमा स्ट्रेस के समान होती है, क्योंकि स्ट्रेन की कोई मात्रक नहीं ना तो बीमा होती है, तो स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस माफ करिए स्ट्रेन की कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मात्रक और बीमा किसके बराबर होगा, स्ट्रेस के बराबर होगा। तो यूनिट बीमा किसके समान होती है, स्ट्रेस के समान होती है, ये आपको याद कर लेना है। और होती कितना है स्ट्रेस की डायमेंशन और मात्रक, तो स्ट्रेस का मात्रक होता है पास्कल और उसकी बीमा होती है यम एल के पावर -1 टी के पावर -2 होती है। तो इसकी बीमा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बीमा दोनों क्या होती है, एक बराबर होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये जो है एक नियतांक है, यह है क्या है, एक कांस्टेंट है, यह एक कांस्टेंट है फॉर एवरी मटेरियल, फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल। हर एक मटेरियल की अपनी एक खास वर्च्यू होता है, प्रॉपर्टी होती है, और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, तो इसको क्या करना है, नोट करना है। अब हम एक लाइन में समराइज करें तो हुक के नियम को, हुक का नियम कहाँ लगता है, ग्रेजुअल लोडिंग के लिए लगता है। क्या बताता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या बताता है, कहां तक वैलिड होता है, इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है। और कहां तक होता है, यंग ने बताया था प्रोपोर्शनल लिमिट पर होता है, इलास्टिक लिमिट के भीतर होता है। और यहाँ पे हमने सीखा कि एक कांस्टेंट मिलता है जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस पदार्थ की कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इट इज अ प्रॉपर्टी और वर्च्यू ऑफ अ मटेरियल। ईच एंड एवरी मटेरियल की जो खासियत होती है वो क्या कहलाती है, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, और इस फार्मूले से क्या होती है, डिराइव की जाती है। क्वेश्चन बनता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है और मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है। तो इसका मात्रक और बीमा डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके स्ट्रेस यानी प्रतिबल के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमने सीखा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। इसके बाद का टॉपिक हमारा होने वाला है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो डियर बनता है आपका पहला चैप्टर से, वो चैप्टर का सबसे अहम क्वेश्चन आपका यही से बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग तो यहीं पे सीखेंगे कि ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उठ रहे हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का हम समझते हैं। तो टॉप हेडिंग है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन टेस्ट। तनन परीक्षण में माइल्ड स्टील का क्या बताना है तुम्हें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताना है। यानी तनन परीक्षण में आपकी माइल्ड स्टील का क्या आपको बताना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफाइन करना है। तो होता क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के कॉन्सेप्ट में हमने अभी आपसे बात की तो ये बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब भी आप ड्रा करते हैं तो आप वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को रखते हैं और एक्स एक्सिस पर क्या रखते हैं, स्ट्रेन को रखा जाता है। अब माइल्ड स्टील की अगर बात किया जाए
तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, तो समझिएगा जरा बात को। इसको ड्रा करने के पहले एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल करते हैं। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लैब में जाइए, वहां पे स्टील की कोई पतली सी बार लीजिए और इस बार को क्या करिए, यहाँ पे हैंग कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, और दूसरे सिरे पर आप धीरे धीरे बाट क्या करिए, बाट यानी लोड को क्या करिए, बढ़ाइए और एक्सटेंसोमीटर की रीडिंग को रीड करिए और लोड डिवाइडेड बाय एरिया को हल करिए। देखो समझे जरा, क्या करना है, सबसे पहले इसको हैंग कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी इनिशियल लेंथ क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। यदि इस पर ग्रेजुअल लोडिंग लगा रहे हैं, कौन सी लोडिंग, ग्रेजुअल, तभी आपके लिए सही है। ग्रेजुअल लोडिंग लगाइए और लोड जो है रख करके उस लोड के करस्पॉन्डिंग, मान लेते हैं लोड लगाया तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी डियर, ये डिफॉर्म होकर के यहाँ आ जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं लोड W लगाया गया है, तो इस W के लोड पर कितनी लंबाई इसकी बढ़ गई है, डेल्टा L बढ़ गई है। तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो सबसे पहले एक्सटेंसोमीटर में जाकर के डेल्टा L पढ़ लेंगे। कहाँ पे, एक्सटेंसोमीटर में आप जा करके डेल्टा L पढ़ेंगे, तो डेल्टा L बाई L को क्या कह देंगे डियर, स्ट्रेन कह देंगे। डेल्टा L बाई L को आपने स्ट्रेन कह दिया, और जो लोड आप लगाए हैं वो तो आप उससे नोन है, परिचित हैं, और लोड डिवाइडेड बाई लोड W लगाए हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया इनिशियल में कितना था, इनिशियल में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, A था। तो लोड डिवाइडेड बाई एरिया स्ट्रेस दे देगा, और स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन जो है, लेंथ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ जो है वो क्या दे देता है, आपका स्ट्रेन दे देता है। तो होता क्या है, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए जो ड्रा किया गया था वो यंग साहब ने ड्रा किया था। उन्होंने देखा कि स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर टेंशन टेस्ट में देखा जाए तो कैसा होता है। उन्होंने सबसे पहले ओरिजिन माना ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, और मान लेते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्ट्रेन को जाना और स्ट्रेस को जाना। कम स्ट्रेन पर, जब स्ट्रेन कम होती है तो स्ट्रेस जो है थोड़ा, स्ट्रेन पर स्ट्रेस जो है थोड़ा सा बढ़ता है। यानी कि मान लेते हैं स्ट्रेन अगर 1 है तो स्ट्रेस भी क्या है, एक समय 1 है। मान लेते हैं स्ट्रेन जो है वो 1 है तो स्ट्रेस मान लेते हैं आपका 2 है, ठीक, ऐसा कुछ। स्ट्रेन जब 2 है तो स्ट्रेस 4 है, स्ट्रेन जब 3 है तो स्ट्रेस क्या है, 6 है। लेकिन ये अनुपात जो है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो एक अनुपात है 1:2 का, ये कुछ लिमिट तक चलता है। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है 1 से लेकर के 3 तक जो है, अगर स्ट्रेन पे देखा जाए तो बिल्कुल क्या होता है, सीधी रेखा तक होता है। लेकिन आप लोड बढ़ाते जाइए डियर, आप क्या करिए, लोड को बढ़ाते जाइए, लोड बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि अब जो है मान लेते हैं हम पहुंच गए हैं 9 पे, हम पहुंच गए डियर, कहाँ पे, हम पहुंच गए, स्ट्रेन 9 है आपका और स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेन 9 है और स्ट्रेस जो है 18 है। यहां तक तो आपका बिल्कुल ग्राफ जो है देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है। यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का एक लिमिट तक सीधा है। यानी माइल्ड स्टील की अगर बात किया जाए तो माइल्ड स्टील एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। कौन सा डियर, एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। कौन, माइल्ड स्टील एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट या मतलब ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, समझने की कोशिश करिएगा, ये जो अनुपात है इसके बीच में 9:18 यानी 2 का 1:2 1:2 1:2 का, यहां तक देखा जाए तो माइल्ड स्टील का कर्व जो है वो बिल्कुल सीधा है। यानी माइल्ड स्टील इज अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, ये अपने आप में एक बहुत अहम टर्म है। ठीक, अब देखो लोड अगर हमने जैसे ही बढ़ाया था तो स्ट्रेन जब 10 हुई है तो स्ट्रेस जो है उसको 20 होना चाहिए, लेकिन ये 20 ना होकर के ये 19.5 हो जाता है। स्ट्रेन जब 11 है तो ये जो है आपका 22 ना होकर के ये 21.4 हो जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है मतलब अगर देखा जाए 11 स्ट्रेन है तो स्ट्रेस जो है वो 22 ना होकर के घटता जा रहा है। यानी कि अगर यहां से यहां तक बात किया जाए यानी कि 18 तक बात किया जाए तो ग्राफ बिल्कुल सीधा है, और यहां तक लोड लगा करके अगर हटा लिया जाए तो मटेरियल पूरी तरह से क्या होता है, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। यानी कि O से A तक कर्व जो है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। दूसरा चीज, अगर लोड लगा करके हटा लिया जाता है तो O के भीतर या O तक लोड लगा के हटा लिया जाता है तो मटेरियल पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि यहां से यहां तक पूरी तरह से इलास्टिक है, यहां से यहां तक पूरी तरह तक क्या है, इलास्टिक है। लेकिन जैसे ही इसके आगे हम बढ़े, अब मान लेते हैं 12 जब हम कर देते हैं स्ट्रेन तो स्ट्रेस को आपका होना चाहिए 24, लेकिन ये हो जा रहा है 23.2। यानी कि लोड और बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ रहा, स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो है मतलब एक रेशियो जो था स्ट्रेट लाइन वाला वो अब ना होकर के वो क्या हो जा रहा है, वो मतलब खत्म हो गया है। यानी ए तक बिल्कुल ग्राफ क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसके बाद जो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब बात किया जाए 10 से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां मतलब कि एक लिमिट होती है बी तक जिसे बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। ए से बी के बीच में ग्राफ जो है वो सीधा नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ए से बी के बीच में यानी कि लोड अगर स्ट्रेस 19.5 से 23.2 तक बात किया जाए तो स्ट्रेट नहीं है। लेकिन अगर यहां से यहां के बीच में अगर यहां के पहले लोड लगा के हटा लिया जाता है तो भी मटेरियल पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। तो कीवर्ड्स क्या तैयार हुआ कि यहां तक ए तक प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करता है और ए से बी के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन अगर बी के पहले लोड लगा के हटा लिया जाए तो ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, और मटेरियल की यही खासियत इलास्टिसिटी कहलाती है। तो ये बताओ कहां तक इलास्टिसिटी मटेरियल में पूरी तरह से है, मतलब पूरी तरह से ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन करने की प्रॉपर्टी कहां तक है, तो वो है बी तक। इसलिए बी को बोल दिया गया इलास्टिक लिमिट। क्या बोल दिया डियर, बी को बोल दिया आप इलास्टिक लिमिट। तो आपको कीवर्ड्स तैयार करना है, पॉइंट वाइज सबसे पहले समझेंगे इसकी डिफिनेशन में कि पॉइंट वाइज कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है, सबसे पहला पॉइंट ओ का मतलब होता है ओरिजिन, ओ का मतलब ओरिजिन, ए का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां तक पूरी तरह से ग्राफ सीधा होता है। बी तक बात किया जाए तो बी पर जो है मटेरियल मतलब इलास्टिक तो है, लेकिन वहां बी तक ए से बी के बीच में ग्राफ सीधा नहीं है, लेकिन बी तक पूरी तरह से इलास्टिक है, और बी को क्या बोला गया, आप बोल दिए इलास्टिक लिमिट। क्या बोल दिए डियर, इलास्टिक लिमिट। ठीक, अब देखो, अब अगर हम लोड और बढ़ाएं तो ग्राफ बिल्कुल अचानक में क्या होना होता है, लुढ़कना स्टार्ट कर देता है, और पॉइंट सी के बाद बिना लोड लगाए अचानक में क्या होता है, कर्व बहुत नीचे स्लाइटली डाउन हो जाता है। ये चीज बहुत जूम करके लिखी गई है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सी और सी डैश क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं। यानी लोड हमने क्या किया, बढ़ाया,
यानी स्ट्रेन जो है मान लेते हैं कितना रखा, 13 रखा, तो स्ट्रेस जो है वो आपका 26 की जगह ये 25 तक भी नहीं हो पाया। यानी लोड लगाने के बाद यहाँ तक ये ऊपर तो गया, लेकिन जैसे ही ये मान लेते हैं 13 पर पहुंचा, अचानक में ये कर्व 25 से जा करके तुरंत ही क्या हो गया, स्ट्रेस घट करके फिर से क्या हो गया, आपका 21 पे आ गया। यानी ये कर्व जो है सी से लेकर के सी डैश तक चलाया। यानी बी के बाद लोड बढ़ाए तो इसका कर्व कुछ इस तरह से मिल रहा है, और सी से अचानक में कर्व का नीचे गिरना या स्ट्रेस का खोना, ये देख रहे हैं ना, स्ट्रेस अचानक में क्या हुआ, घट गया। तो इस प्रक्रिया को यील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, यील्डिंग। यानी कि किसी भी मटेरियल का अचानक में स्ट्रेस का कम हो जाना। आप एक बात बताओ डियर, स्ट्रेस आपने पढ़ा, स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा। ये बताओ जिस मटेरियल का ये ज्यादा स्ट्रेस होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ये अचानक में यहाँ देख रहे हैं स्ट्रेस घट जा रहा है, यानी पदार्थ का स्ट्रेस घटा यानी इलास्टिसिटी घटी। यानी कि इस घटना को यील्डिंग कहते हैं, और यील्डिंग में मटेरियल क्या कर रहा है, स्ट्रेस को खो रहा है, स्ट्रेंथ को खो रहा है, और मटेरियल में इलास्टिसिटी क्या हो रही है, कम होने जा रही है। यानी कि आप सीखें ये कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक लिमिट के बाद जो है क्या स्टार्ट होती है, यील्डिंग स्टार्ट होती है। तो सी को कौन सा नाम दे दिया गया, सी को नाम दे दिया गया अपर यील्ड पॉइंट, और सी डैश को क्या बोल दिया गया, ये बोल दिया लोअर यील्ड पॉइंट, इसे बोल दिया गया लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक, तो सी को बोल दिए आप अपर यील्ड पॉइंट और सी डैश को बोल दिया आप लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक, अच्छा अगर देखा जाए बी के बाद यानी सी डैश तक, बी के बाद सी डैश तक आप गए और लोड लगा करके फिर हटा लिए, तो सी डैश तक पहुंचने के बाद अगर लोड लगा के हटा लिया जाए तो मटेरियल पूरी तरह से वापस नहीं आता है, बल्कि इसमें क्या हो जाता है, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। और वही परमानेंट डिफॉर्मेशन कुछ होता है, कुछ वापस आता है, कुछ नहीं आता है। इसलिए बी के बाद सी डैश के बीच में अगर बात किया जाए तो ये मेंबर या फिर मटेरियल माइल्ड स्टील का वो क्या होता है, पार्शियली इलास्टिक होता है, पार्शियली क्या हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है। यानी इसमें अगर यहाँ पर लोड लगा के हटा दिया जाए तो लोड लगने के हटने के बाद जो है इतना क्या पाया जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन पाया जाता है। ठीक, तो ये जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि इस बी के बाद मटेरियल में पूरी तरह से इलास्टिसिटी नहीं रह जाती है और वो अपनी इलास्टिसिटी को क्या कर देता है, खो देता है। अब देखो क्या हुआ, अब जो है हम जैसे ही यील्डिंग स्टार्ट हुई थी, यील्डिंग होती क्यों है ये समझ लीजिएगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को खोना या इलास्टिसिटी का खोना, ये कहलाता है यील्डिंग। तो क्वेश्चन ये बनता है यील्डिंग होती क्यों है। तो यील्डिंग होने के पीछे मेन वजह होती है कि स्टील जो है एक एलॉय है, स्टील इज अ एलॉय, और किसका एलॉय है, कार्बन और आपका आयरन का। तो स्टील बना है कार्बन प्लस आयरन से, कार्बन प्लस आयरन को मिलाने पर कौन बना है, स्टील। ये एक बात बताओ दोस्त, अगर कोई भी चीज दो चीज से मिलकर के बनी है तो दोनों में दोस्ती भी एक लिमिट तक ही होती है, उसके बाद इंसान जो है वो क्या होता है, स्वार्थी होता है। इसी तरह से मटेरियल भी स्वार्थी होते हैं। जब कार्बन और आयरन की दोस्ती की गई तो ये बन गया स्टील। अब स्टील पे हम क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। तो यहाँ तक जो है स्टील की बात की जाए, कार्बन और आयरन दोनों साथ जीने और मरने की कसम खाए थे, कहां तक, सी तक। लेकिन जैसे ही विपत्ति बढ़ी वैसे ही कार्बन क्या हुआ, ये कार्बन हट करके यहां से भग करके यहां भगाया, यानी अब कार्बन नहीं रहे। अब एक बात बताओ, जब दो दोस्त में एक दोस्त भग जाएगा और दूसरा दोस्त अकेला पड़ जाएगा तो उसको गम होगा कि नहीं होगा। यानी वो मटेरियल जो है क्या होगा, अब अकेला पड़ गया आयरन, यानी आयरन जो है वो दुख में आ गया कि कार्बन भग गया हमारा।
यानी कि अब जो है इसके जाने के गम में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी इसकी ताकत कम हो जाती है और अचानक में क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो अगर कोई पूछेगा यील्डिंग पाई क्यों जाती है, तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि कार्बन एटम का साथ छोड़ना, किससे साथ छोड़ना, आयरन से। इसी घटना को कार्बन स्लिपिंग कहते हैं। कार्बन के मॉलिक्यूल्स का स्टील के मॉलिक्यूल्स के साथ फिसल जाना, कार्बन के मॉलिक्यूल्स का आयरन के मॉलिक्यूल्स के साथ से फिसल जाना, ये क्या कहलाता है, आपका कार्बन स्लिपिंग कहलाती है। तो कार्बन स्लिपिंग की वजह से क्या पाया जाता है, यील्डिंग पाई जाती है। अब छोटा सा एक एग्जांपल हम लेते हैं। तुमको खुद पता होगा डियर कि कोई दोस्त अगर तुम्हारा, मान लेते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, छोड़ करके तुम्हें चली जाएगी, तो तुम क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। कुछ दिन के लिए पूरी तरह से क्या बन जाओगे, देवदास बन जाओगे। मतलब कि इधर उधर जो है भंगारियों की तरह भटकते रहोगे। यानी कि हुआ क्या, आयरन जब पाया कि कार्बन भाग गया है, तो ये बेचारा जो है क्या हुआ, अकेले परेशान रहा। अब अगर बात किया जाए, इस पर कोई भी बंदा, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कोई आदमी आएगा धक्का देगा तो कहोगे जान दे यार, मारो कोई बात नहीं, अब तो हमारा रहा कौन है, हमको मारो सब लोग। यानी कि लोड लगा करके अगर हटा लोगे, तो अगर यहाँ पर आयरन अकेला बचा है, हल्का सा भी अगर लोड आएगा तो ये होगा क्या, बिल्कुल पानी की तरह, बिना किसी गुस्सा के, बिना किसी तकलीफ के, ये क्या होगा, बिना स्ट्रेस बढ़े ये कर्व बिल्कुल सीधी रेखा में पानी की तरह फैल जाएगा। तो इस तरह से किसी चीज का बिना विरोध किए फैलना परफेक्ट प्लास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है डियर, परफेक्ट प्लास्टिसिटी कहलाती है। ठीक, तो ये प्लास्टिसिटी कहाँ तक होगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ दी जाए, एक आध महीना तक रोओगे गाओगे, लेकिन एक समय तो आएगा तुम ठीक हो जाओगे, जब दूसरा कोई नजर में आएगा तुम्हारे। तो यही चीज होती है। आयरन अब पड़ गया था अकेला, लेकिन जो है उसको सद्बुद्धि भगवान दिए। क्या हुआ कि वो जो है फिर से कहा, अब यार जब मरने ही वाले हैं तो एक बार मर करके फिर से एक बार क्या करते हैं, अमर होते हैं, यानी फिर से एक बार लड़ने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी मटेरियल में लगातार स्ट्रेन आती है, जैसे छोटे बच्चे पे तकलीफ अगर बार बार आए, तो वो छोटा बच्चा बचपन में ही क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। छोटे बच्चे के ऊपर अगर घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वो बचपन में ही क्या हो जाता है, पूरा जिम्मेदार हो जाता है। जो काम बड़े लोग नहीं कर पाते वो अकेला छोटा करके दिखाता है। यानी कि जैसे जैसे तकलीफ बढ़ती है, वैसे वैसे, यानी कि तकलीफ बढ़ेगी तो वो क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, और सामर्थ्यवान होगा, यानी स्ट्रेन हार्ड होगा। क्या होगा, स्ट्रेन हार्ड, इस घटना को कहते हैं। यही तो कहा जाता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जो कोयला होता है वो हीरा में बदल जाता है। इसी तरह से इस मटेरियल पर, माइल्ड स्टील पर क्या आ रही है, लगातार विपत्ति आती जा रही है। माइल्ड स्टील में कार्बन छोड़ के भाग ही गया, लेकिन अब बचा है आयरन। अब आयरन से पूछा जाए कि जो है अब यहाँ पर लोड लगा रहे हैं, तो आयरन बिल्कुल फैल जा रहा है और बिल्कुल सीधी रेखा में फैल रहा है, यानी प्लास्टिसिटी उसमें आ गई है। लेकिन एक समय बाद उसको क्या आया, समझ में आया कि इस तरह से जीना व्यर्थ है, एक बार ट्राई करते हैं, दुश्मनों के साथ फिर से लड़ते हैं, यानी डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में वो रेसिस्टेंस देना स्टार्ट करेगा। यानी कि फिर से ये मटेरियल जो है एक बार फिर से क्या होगा, सामर्थ्यवान होना स्टार्ट होता है, और यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल पर बार बार संकट लाओ तो वो मटेरियल मतलब मजबूत होना। जैसे तुमने सुना होगा कि किसी लोहे को बार बार गर्म ठंडा करें तो लोहा जो होता है वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग आ रही है, यानी स्ट्रेन लगातार बढ़ने की वजह से अब मटेरियल में एक बार फिर से सामर्थ्य आ रही है, और क्या कहलाती है, स्ट्रेन हार्डनिंग। अब देख रहे हो लोड बढ़ा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन के साथ साथ, डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कब तक बढ़ेगा, अब सामने वाला तुमको मारने को ही ठाना है, पूरी दुनिया तुम्हें मारने की सोची है, तो क्या करोगे, मरना तो है ही है। तो एक समय बाद स्टील जो है अपनी अधिकतम सामर्थ्य को डिनोट करता है। इस पॉइंट को, ई पॉइंट को क्या बोला जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है, अल्टीमेट
इसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक डियर, इसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोला जाता है। लेकिन या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो ये जो ई पॉइंट है, यहाँ पर कर्व जो है स्ट्रेस स्ट्रेन का बिल्कुल पीक पर होता है। सबसे अधिक ऊंचाई जो मिलती है वो कौन सी मिलती है? ई पर मिलती है। सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ पे मिलती है? ई पर मिलती है। अब लोड हल्का सा भी ई के बाद बढ़ा दिया जाए तो ये मटेरियल क्या हो जाता है? मतलब चिंगम की भांति, जैसे चिंगम खा करके इसे कूच करके ऐसे खींचते हो हाथ से, उसी तरह से चिंगम की भांति क्या होगा? बिल्कुल ऐसे फैलना स्टार्ट होगा और ये अचानक में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो जहां पे फेल होता है वो पॉइंट को एफ कहा जाए। तो एफ पॉइंट को क्या बोला जाता है? फ्रैक्चर पॉइंट। एफ पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट या फिर इसी को ब्रेकिंग पॉइंट, इसी को क्या बोला जाता है? ब्रेकिंग पॉइंट, इसी को ब्रेकिंग पॉइंट बोला जाता है। तो अब हमने क्या क्या सीखा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में? एक लाइन में समझो। ये बताया कौन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? ये यंग साहब ने बताया है, यंग ने बताया। इन्होंने क्या बताया? स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहां तक? अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो हमने सीखा सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन में सबसे पहले कौन आता है? तो स्ट्रेन पहले आता है, स्ट्रेस बाद में आता है। अब दूसरा सवाल यह है किस पदार्थ का कर रहे हैं? माइल्ड स्टील का कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? टेंशन में कर रहे हैं। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसका ड्रा किया गया है तो ग्रेजुअल लोडिंग है। कौन सी लोडिंग है? ग्रेजुअल लोडिंग है। ग्रेजुअल लोडिंग जब आ रही है तो ओ से ए तक कर्व जो है बिल्कुल सीधा है। ओ से ए तक कर्व क्या है? सीधा है। और ए के बाद सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो ए को क्या बोला गया? ए को बोल दिए प्रोपोर्शनल लिमिट। ए को क्या बोल दिए डियर? प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दिए। अब देखो ए के बाद जो है कर्व जो है बिल्कुल क्या हुआ है? हल्का सा स्लाइटली नीचे की ओर झुक गया है। यानी कि लेकिन अगर बी तक जो है लोड लगा के हटा लिया जाता है तो भी मटेरियल बी तक जा करके वापस आ जाता है। यानी बी को क्या बोला जाता है? इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। अब जोन वाइज अगर बात करें, तो ओ से ए तक के जोन को बोला गया प्रोपोर्शनल जोन। प्रोपोर्शनल जोन। अच्छा, ए से बी तक देखो क्या है? बिल्कुल कर्व जो है इलास्टिसिटी है लेकिन यहाँ पे झुक गया है। यानी बी ए से बी तक जो है वो क्या है? इम्प्रोपोर्शनल जोन है। इम्प्रोपोर्शनल जोन। अगर बात किया जाए ओ से बी तक कैसा है, तो ओ से बी तक कैसा है? इलास्टिक है। क्या है डियर? इलास्टिक जोन है। इलास्टिक जोन है। अगर बात किया जाए बी के बाद लोड हमने बढ़ाया तो बी के बाद स्ट्रेस बढ़ता जाता है और स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही सी पर पहुंचता है ये अचानक में क्या हो जाता है? सी डैश पे आ जाता है। यानी अगर बी से सी डैश के बीच में लोड लगा के हटा लेते हो तो कुछ वापस आता है, कुछ वापस नहीं आता है। सी को अपर यील्ड पॉइंट, सी डैश को लोअर यील्ड पॉइंट, बी से सी डैश तक के जोन को क्या बोला जाएगा? बी से सी डैश तक के जोन को इसको बी से सी डैश तक के जोन को पार्शियली इलास्टिक जोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है डियर? बी से सी डैश के जोन को पार्शियली इलास्टिक जोन कहा जाता है। बी से सी डैश के जोन को पार्शियली इलास्टिक जोन कहा जाता है। अब देखिए सी डैश पर पहुंचते ही क्या हुआ था? ये मटेरियल बिल्कुल सीधी तरह से फैल गया था। यानी कि मतलब बिना किसी प्रतिबल के ये बिल्कुल सीधी रेखा की तरह से ऐसे पानी की तरह फैल रहा है। यानी कि सी डैश से डी तक का जो जोन है वो क्या है? परफेक्ट प्लास्टिक जोन है। कैसा डियर? परफेक्ट प्लास्टिक जोन है। परफेक्ट प्लास्टिक जोन। सी डैश से डी तक के हिस्से को क्या बोला जाता है? परफेक्ट प्लास्टिक जोन कहा जाता है। अच्छा, और जैसे ही डी पर पहुंचा, डी पर जैसे पहुंचा, इसमें एक बार फिर से क्या आइए सामर्थ्य है ये। तो डी से
ई तक के जोन को अगर बात किया जाए तो डी से ई तक के जोन को इसको स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कहते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, इसे स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कहा जाता है। डी से ई तक के जोन को क्या बोला जाता है? स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोला जाता है। और ई पर जो है मेंबर अपनी अधिकतम सामर्थ्य को दिखाता है। ई के बाद मटेरियल क्या हो जाता है? उसकी सामर्थ्य लगातार घट रही है और एफ पर पहुंचते ही क्या हो जाता है? फेल कर जाता है। तो ई से एफ के जोन को, ई से एफ के जोन को क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर? फ्रैक्चर जोन। ये ई से एफ के जोन को फ्रैक्चर जोन, और इसी को ब्रेकिंग जोन भी कहेंगे, ब्रेकिंग जोन। और स्टील जो होता है लोड लगाने पर जब फेल होने वाला होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन घटता जाता है और वो जहां से जब टूटता है तो बिल्कुल दुबला हो जाता है। इसलिए ई से एफ के जोन को नेकिंग जोन भी कहा जाता है। ई से एफ के जोन को नेकिंग जोन कहा जाता है। और ई से एफ के जोन को एक और नाम दिया जाता है, उसे स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन भी कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, ई से एफ के जोन को स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन भी कहा जाता है। तो हमने जोन वाइज भी पढ़ लिया और पॉइंट वाइज भी पढ़ लिया। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पहला ओरिजिन पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर पॉइंट। जोन वाइज किया बात किया जाए तो ओ से ए तक के जोन को प्रोपोर्शनल जोन, ए से बी तक के जोन को इम्प्रोपोर्शनल जोन, ओ से बी तक के जोन को इलास्टिक जोन, परफेक्ट इलास्टिक जोन, और बी से सी डैश के जोन को क्या बोला जाएगा? आप बोले पार्शियली इलास्टिक जोन। सी डैश से लेकर के डी तक जो है परफेक्ट प्लास्टिक जोन है, और उसके बाद डी से लेकर के ई तक स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। फिर ई से एफ तक के जोन को क्या पढ़े? फ्रैक्चर जोन या ब्रेकिंग जोन बोला गया। ठीक, एक चीज आपने गौर किया था, इसको नोट कर लीजिएगा। एक चीज आपने गौर किया है कि जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मतलब खींचना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे फिगर बनाया था, ये वाला ग्रेजुअल लोडिंग के लिए, वहां पे स्ट्रेस निकालते समय W/A यूज किए थे। यानी हमेशा एरिया जो है वो कौन सा? पुराना वाला लिए थे। तो ये जो स्ट्रेस निकलेगा ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा। कौन सा होगा? इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर एक्चुअल स्ट्रेस की बात किया जाए तो देखिए डियर, क्या होता है? टेंशन में एरिया घटता जाता है। तो जब नीचे वाली वैल्यू घटेगी तो जितना ये होता है उससे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यानी ये जो कर्व मिला है, ये जो कर्व मिला है वो कौन सा कर्व है डियर? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का, ये इंजीनियरिंग कर्व है। ये कौन सा कर्व है डियर? आपका इंजीनियरिंग कर्व है। ये आपका इंजीनियरिंग कर्व है। अगर एक्चुअल कर्व की बात किया जाए तो उसमें स्ट्रेस क्या होगा? और अधिक हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग कर्व जो होता है, इंजीनियरिंग कर्व ये है। लेकिन अगर बात किया जाए एक्चुअल कर्व की तो एक्चुअल कर्व जो होता है कुछ इस तरह से हो जाता है आपका। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का अगर बात किया जाए, एक्चुअल कर्व जो होता है वो क्या होता है? वो अगर टेंशन टेस्ट में बात किया जाए तो इंजीनियरिंग कर्व से क्या होता है? ऊंचा होता है। ये याद रखना है। ठीक, तो ये चीजें हमने क्या किया? माइल्ड स्टील के रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पूरी तरह से समझा। ठीक, अब देखो, मान लेते हैं माइल्ड स्टील में क्या किया हमने? इस पर 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ठीक, आपने पढ़ा होगा कोई भी अगर रेखा है, कोई भी रेखा है तो उसके किसी 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसको इससे मिला दिया जाए। अगर इसको dx कहा जाए, इसको dy कहा जाए, तो इस रेखा का ये कोण थीटा जो होता है, tan थीटा बराबर क्या कहलाता है? dy/dx कहलाता है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे अगर बात किया जाए माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, तो अगर देखा जाए ये हिस्सा अगर dx है और ये वाला हिस्सा dy है। dy रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस को, dx रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर इस रेखा का कोण निकाला जाए तो हम क्या पाते हैं कि tan थीटा बराबर पाएंगे क्या? tan थीटा बराबर dy/dx।
यही तो होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। और लंब पे क्या है, स्ट्रेस है, और आधार पे क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक, तो क्या बोला जाता है इसको डियर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो एक कीवर्ड्स आपको तैयार करना है, वो कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। लिखना यह है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का पहला कमेंट में लिखना है पॉइंट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का क्षैतिज से स्लोप, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का क्षैतिज से स्लोप क्या कहलाता है, उस पदार्थ की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को दर्शाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को दर्शाता है। कौन सी चीज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो अगर क्षैतिज से निकाला जाए स्लोप उसका, तो उस पदार्थ की किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर बात किया जाए कि आप ये कोण निकाल लेते हैं, उसका टेंजेंट निकाल लेते हैं, ये टेंजेंट ही क्या कहेगा, इस पदार्थ की पर्टिकुलर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा क्या है कि एक कीवर्ड ये भी देखिएगा, यील्डिंग। यील्डिंग के रिगार्डिंग लिख लीजिएगा। यील्डिंग क्या होती है, यील्डिंग, तो यील्डिंग किसे कहते हैं, यील्डिंग में लिखिएगा कि किसी भी पदार्थ का अपनी इलास्टिसिटी का खोना, किसी भी पदार्थ का अपनी सामर्थ्य का खोना ही यील्डिंग कहलाता है। किसी भी पदार्थ का अपनी सामर्थ्य का खोना, इलास्टिसिटी का खोना। अब पूछा जाए यील्डिंग पाई क्यों जाती है, तो यील्डिंग के रिगार्डिंग, यील्डिंग ड्यू टू कार्बन एटम स्लीपिंग, कार्बन के मॉलिक्यूल्स का स्टील के पूरे मेंबर से फिसलना ही क्या कहलाता है, स्लीपिंग कहलाता, फिसलना ही यील्डिंग कहलाता है। यील्डिंग की वजह से ही क्या पाया जाता है, तुम्हारी यहाँ सामर्थ्य क्या हो रही, घट रही है। अच्छा, इसके बाद बात किया जाए, यील्डिंग जो होती है वो उसमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक पॉइंट मिलता है, लोअर यील्ड पॉइंट जो होता है, लोअर यील्ड पॉइंट अगर बात किया जाए तो यहां से यहां तक बात किया जाए तो 1.2% स्ट्रेन पर मिलता है। कितने पे मिलता है डियर, 1.2% स्ट्रेन पर मिलता है, 0.12 पे। कितने पे डियर, ये होता है 0.12, माफ करिएगा 0.12। जबकि अगर बात किया जाए आपका ये जो है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, या फिर कह सकते हैं परफेक्ट प्लास्टिक जोन जो होता है, वो कहां पर स्टार्ट होता है, वो 1.4% स्ट्रेन पर होता है। तो एक पॉइंट याद रखना है आपको, वो पॉइंट क्या है कि ये बताइए यहां तक जो है पार्शियली इलास्टिक है, इसके बाद जो है परफेक्ट प्लास्टिक है, तो परफेक्ट प्लास्टिक है। तो एक पॉइंट आपको लिखना है, प्लास्टिक स्ट्रेन